आज हम लोग जंतु जगत को विस्तार से जानेंगे एक एक करके। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे कि एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत को 10 संघों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला हम बताए थे पोरीफेरा। तो एक एक करके समझेंगे। आज हम लोग पोरीफेरा के बारे में जानेंगे। देखो, तो जंतु जो होता है, जब हम लोग पौधे और जंतु में अंतर करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आई थी कि पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं और जंतु गतिशील होते हैं। ठीक है। तो पोरीफेरा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो अचल है, यानी कि वो गति नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं। ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं? सबसे पहले तो ये समुद्री जीव है, समुद्र में पाया जाता है और समुद्र तल पे किसी भी आधार से ये जंतु चिपके होते हैं। वो पत्थर हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, उससे चिपक कर, मतलब कोई ना कोई आधार चाहिए इस जंतु को, उससे वो चिपक करके रहेगा। इसलिए ये गति नहीं करता है। तो इस पोरीफेरा के अंतर्गत कैसे जंतु आएंगे? जो अचल है, यानी कि वो गति नहीं करेंगे। ठीक है। अब जंतु की विशेषता, मतलब इसके अंतर्गत कौन आएगा? चित्र में तुम लोग देखो, 3 डायग्राम है। पहला है यूप्लेक्टेला, दूसरा साइकोन और तीसरा है स्पॉन्जिला। ये सब पोरीफेरा जगत के अंतर्गत जंतु हैं। जंतु को क्या होना चाहिए? हाथ, पैर, आँख, नाक, ये इत्यादि। लेकिन देखो, वह ये इनमें से तीनों में से कोई किसी को देख के हम नहीं कह सकते हैं कि ये जंतु है। ये पहला जो जंतु है वो यही है। ठीक है। तो अब इसकी शारीरिक बनावट पर हम आएंगे। तो जंतु के शरीर में क्या क्या होना चाहिए था? हाथ, पैर, सिर। अब ये तो हमें दिखाई देने वाले ऑर्गन हो गए, और जो नहीं दिखाई देते हैं जैसे हार्ट, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, जितने तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम शरीर के अंदर मतलब इंटरनल ऑर्गन्स है, वो सब होने चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो हम पहले उदाहरण लेते हैं साइकोन का। तो ये पूरा भाग, ये पूरा एक साइकोन जंतु का क्षेत्र है। ठीक है। अब पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जंतु आएंगे, साइकोन, इसका पूरा शरीर छिद्रित है, यानी कि इसके शरीर में असंख्य छिद्र हैं। ठीक है। असंख्य छिद्र, ये पूरा बॉडी जो है छिद्रित है, छोटे 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 पूरे बॉडी में इसके छिद्र हैं। ठीक है। तो अब ये कहाँ पाया जा रहा है? पानी में, समुद्र में पाया जा रहा है। तो इसको भोजन कहाँ से मिलेगा? पानी से ही मिलेगा। जो भी इसको चाहिए वो पानी के जरिए ही ये प्राप्त करता है। तो इस भाग को अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो साइकोन है, इसका ये भाग, ऊपर वाला ये जो भाग है, इसको हम लोग आमतौर पे क्या समझेंगे? ये एक बड़ा छिद्र है, इसके शरीर का सबसे बड़ा छिद्र है, और बाकी शरीर के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। तो इन्हीं छिद्रों के जरिए से, ये मान लो ये चारों तरफ हम एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, क्या? पानी का। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? अब ये पानी इन्हीं छिद्रों से होकर के इसके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है। तो शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अब हम लोग को ये जानना है कि इसके अंदर और क्या क्या ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन्स इसके शरीर के अंदर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है नाल तंत्र। नाल सिस्टम है इसके शरीर के अंदर। वो कैसा होगा? तो पतली पतली नली के रूप में इसके अंदर संरचना है। उन्हीं नलियों में पानी जाके ठहरता है, यानी कि ठहरने का मतलब जितना देर उसको भोजन चाहिए उतना देर पानी वो रहता है।
और जिसको अतिरिक्त जल है, जिसको वो नहीं रख सकता है, वो इस बड़े छिद्र से वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस बड़े छिद्र का नाम है ऑस्कुलम। ठीक है, याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं, आप लोग को सुन कर के कॉपी में नोट करना है। बड़े छिद्र का नाम है ऑस्कुलम और छोटे छिद्र का नाम है ऑस्टिया। तो ऑस्टिया द्वारा जल प्रवेश करता है और ऑस्कुलम द्वारा जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ये क्या निकाला, जल ग्रहण किया तो जल को निकाला, और बाकी इसके शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी तंत्र नहीं होगा, यानी कि तंत्र का मतलब क्या हो, ना श्वसन तंत्र होगा, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ना ही एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा। जितना भी तंत्र है हम लोग के बॉडी के अंदर, वो इसके शरीर के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो भाग हम देख रहे हैं, एक ये भाग खाली स्थान जो दिखा रहा है, हम बताए थे कि इसके शरीर में नली के समान एक नाल तंत्र पाया जाए, तो ये सबसे बड़ा नाल तंत्र हो गया। यहीं पे मतलब गड्ढा है, समझो नली के रूप में, यहीं पे पानी पूरा जमा हो कर के रहा। जब अब एब्जॉर्ब हो गया इसके शरीर से, जो नहीं हो पाया वो शरीर के बाहर चला गया। अब चूँकि जंतु है तो ये श्वसन क्रिया वगैरह सब कर रहा है। सब किससे कर रहा है, इन छिद्र के जरिए ही कर रहा है। ये एयर भी जल के माध्यम से छिद्र के जरिए ही ले रहा है। अब जब ये जंतु है तो ये सब काम कर रहा है, तो अब एक और काम क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जनन करेगा। तो जनन प्रक्रिया इसमें दोनों तरीके से होती है, मतलब सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। लैंगिक जनन भी इसमें होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन इसमें मुकुलन के जरिए होगा। ठीक है, अब उदाहरण में हम देख ही रहे हैं, साइकॉन है। अब मुकुलन के जरिए जनन होगा, तो ये देखो यहाँ से हम एक नया उभार निकाल देंगे इस तरह से, तो ये एक नया स्पंज बन जाएगा और ये इसके शरीर से अलग होकर के वृद्धि करेगा। 8th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन और अमीबा में द्विखंडन पढ़ा था ना, तो वही मुकुलन के जरिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस जंतु की विशेषता क्या क्या हो गई, पानी में पाया जाएगा, और शारीरिक विशेषता में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे इसको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, नाक मुंह इत्यादि कोई भी तंत्र नहीं है। ठीक है, किसी आधार से चिपक के रहता है, ये चल नहीं सकता है। ठीक है, इसका पूरा शरीर छिद्रित होता है, ये पोषक पदार्थ जल के माध्यम से ही प्राप्त करता है और अपशिष्ट पदार्थ जल के माध्यम से ही शरीर से बाहर करता है। ठीक है, अब रही जंतु चूँकि बहुकोशिक है, यानी कि इसके शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन इसके शरीर में कोई भी अंग तंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि इसका शरीर जो है वो कोशिका स्तर पर है, उत्तक स्तरीय नहीं है। यानी कि उत्तक किसको कहते हैं, जब बहुत सारी कोशिका एक जगह एकत्रित होती है और एक अलग संरचना बनाती है, तो इसके शरीर में उत्तक है ही नहीं, सिर्फ कोशिका ही है। तो जब उत्तक है ही नहीं तो अंग कहाँ से बनेगा, अंग नहीं बनेगा तो अंग तंत्र भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पहला जंतु है जिसका शरीर कोशिका स्तरीय है, यानी कि इसके शरीर में उत्तक नहीं पाया जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका चित्र बना लेना है, पूरा वर्णन कर लेना है, बुक पढ़ लेना है और इससे संबंधित प्रश्न को भी बना लेना। ओके।